ठीक है, आज हम बात करेंगे संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। देखो ये कोई खोल के रख देता है, खराब हो जाता है सब मार्कर। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी संधारित्र को जब हम लोग आवेश देते हैं, ठीक है, तो आवेश देने में जो कार्य होता है वो कार्य ही उस संधारित्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी जो कार्य होगा वो कार्य ही उस संधारित्र की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब रह गई बात, वो कार्य करता कौन है? हम आप करते हैं कि वो सिस्टम खुद काम करता है, ठीक है। तो किसी भी संधारित्र को देखिए, संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? दो प्लेट हैं। मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक, और एक प्लेट ये है। संधारित्र की ये दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को आपने क्या किया? आवेश देना शुरू किया। यही काम करते हैं ना, एक को आप आवेश देते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, जब आप इस प्लेट को आवेश देंगे, ठीक, तो वो आवेश खुद काम करेगा, वो आवेश ही कार्य करता है। हम आप कार्य नहीं करते, ठीक है। कार्य कौन करता है? आवेश। कैसे कार्य करता है? देखिए, जब इस पर कोई आवेश नहीं था उस समय इसका विभव क्या रहा होगा? 0, ठीक। अब आपने इसको आवेश देना शुरू किया, तो जब पहला आवेश इस पर आया होगा तो उसे कार्य करना पड़ा होगा? नहीं, पहले आवेश को आने में कोई कार्य करना, ये आप समझ रहे होंगे, पीछे बताया गया है। लेकिन जैसे पहला आवेश इस पर आ गया, ठीक, अब दूसरा जब आवेश आएगा तो उसको पहले आवेश के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, ठीक। कुछ कार्य होगा, फिर दूसरा जब आ गया तो तीसरे आवेश को आने में इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी अब कार्य और ज्यादा करना पड़ेगा, सही है। तीसरा आ गया तो चौथे को आने में इन तीनों के विरुद्ध, यानी और ज्यादा काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह जैसे जैसे इस पर आवेश आते जाएंगे, ठीक है, वो कार्य संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जब ये पूरा आवेश इस पर आ जाएंगे तो जितना कार्य हुआ होगा वो कार्य इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए कार्य क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जब पहला आवेश आया तो यहां विभव क्या था? तो उसे कोई कार्य करना, लेकिन जैसे दूसरा आवेश आया तो अब विभव 0 नहीं रहा होगा, क्योंकि पहला आ गया तो विभव बना लेगा। दूसरे को जब लाया गया तो उस विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। अब दूसरा आ गया तो वो भी अपना विभव बनाएगा, यानी अब दो आवेश विभव बनाएंगे तो विभव की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो तीसरा जब आएगा तो उसको उन दोनों विभव के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तीसरा आ जाएगा तो भी अपना विभव बना लेगा। अब विभव की संख्या 3 गुना हो गई, तो चौथे को आने में 3 गुना विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। चौथा आ जाने से विभव 4 गुना होती गई, पांचवें को आने में 4 गुने विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से जैसे जैसे आवेश इस पर बढ़ता जाएगा विभव भी क्या होगा? बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आवेश विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे जैसे इस पर आवेश आएंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब आवेश आते हैं तो आवेश क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वही कार्य इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है, या उसी कार्य को संधारित्र की क्या कहते हैं? स्थितिज
ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, संधारित्र क्या अपने अंदर संचित करता है? ऊर्जा, अपने अंदर स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल भाषा में बताएं कि सर किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य उस संधारित्र की क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। वो कार्य कौन करता है? आवेश। वो कार्य आवेश खुद करता है, हमें और आपको नहीं करना है। ठीक है, तो नोट कर लें, लिखिए, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किया गया कुल कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। हो गया? इसे U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U। इसे U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। कितनी स्थितिज ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच में संचित हो रही है। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए हम संधारित्र को जब आवेश देना शुरू किए उस समय संधारित्र का विभव कितना था? 0 था। जैसे ही हमने संधारित्र को Q कूलाम आवेश दिया तो संधारित्र का विभव 0 से कितना हो गया? V वोल्ट हो गया। कितना हो गया? V वोल्ट। पहले संधारित्र का विभव कितना था? अब कितना हो गया? V वोल्ट। तो औसत विभव कितना हुआ? दोनों को जोड़ लीजिए, पहले का विभव और बाद का विभव, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करिए? भाग दे दीजिए, तो वो क्या निकल के आएगा? औसत विभव। ठीक है, तो देखिए, माना किसी संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देने पर उसका विभव, उसका विभव 0 से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। ठीक है, हमने कहा कोई संधारित्र है, ठीक है, जब उसको हमने आवेश देना शुरू किया उस समय उसका विभव 0 था। जब हमने उसे Q कूलाम का आवेश दे दिया तो उसका विभव 0 से बढ़कर V वोल्ट हो जा रहा। तो दिया गया औसत विभव कितना होगा? कितना होगा औसत विभव? क्या करोगे? पहले का विभव और अंतिम विभव जोड़ करके 2 से, ये हो गया दिया गया औसत विभव। ये मान कितना आएगा? 1/2 भी या V/, दोनों लिख सकते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं V/2। इसका औसत विभव जो है इतना वोल्ट हो गया।
कार्य कितना हुआ तब? किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। कार्य कितना हुआ? जब आपने इसे Q कूलाम का आवेश दिया जिससे इसका विभव 0 से V वोल्ट हो गया, तो कार्य कितना किया? आवेश ने कितना कार्य किया? तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाता है? दी गई आवेश गुणे विभव। तो विभव क्या है यहां पर? औसत, ठीक है, इतना कार्य हुआ। कार्य का सूत्र क्या है? आवेश गुणे विभव। विद्युत्की में कार्य का सूत्र है आवेश गुणे विभव। तो आवेश कितना है और विभव कितना है? V/2। दोनों का गुणा कर दिया हमने, ठीक। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 Q इंटू V। इतना कार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया है? आवेश के द्वारा। आवेश इतना कार्य किया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि कार्य ही क्या कहलाता है, तो यही उसकी क्या हो जाएगी? चूंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक। अतः U बराबर क्या हो जाएगा? W। U ही क्या हो जाएगा? हाँ, और W का मान है 1/2 Q इंटू। तो स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि ये संधारित्र है तो इसकी धारिता होगी, धारण करने की क्षमता होगी ना। यदि संधारित्र की धारिता क्या हो? C फैरड हो तो क्या होगा? तो Q बराबर क्या होगा? C भी होगा ना। Q का मान यहां रख दीजिए, तब U बराबर हो जाएगा हाफ और Q के जगह C भी। तो क्या आएगा? C भी, ये Q का स्थान है और एक भी यहां है, तो कितना हो गया हो? तो एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यह भी हो गया, U बराबर CV²। यही फार्मूला जो है बहुत यूजफुल है, न्यूमेरिकल इस पर बहुत सॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र मैक्सिमम चांस यही अप्लाई होता है, ½ CV²। यह भी यूजफुल है बट सबसे ज्यादा ये होता है, ठीक है। और भी देखिए, अगर Q बराबर C भी हमने लिखा है तो V बराबर Q/C भी तो लिख सकते हैं यहां से, चूंकि V बराबर क्या होता है? ये भी होता है। Q के जगह V के जगह रख के देख लीजिए, एक और सूत्र मिलेगा आपको, U बराबर ½ C और V की जगह रखेंगे तो Q² इस स्क्वायर से ये, तो U बराबर 1/2 Q² स्थितिज ऊर्जा का ये भी एक सूत्र है, ठीक है। तीनों स्थितिज ऊर्जा के ही सूत्र हैं, तीनों के द्वारा जो मान निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा का वो सब मान सेम आएगा। फर्क कितना होगा कि यह जो स्थितिज ऊर्जा है वो आवेश और विभव के पद में है, यह स्थितिज ऊर्जा धारिता और विभव के पद में है, और यह आवेश और धारिता के पद में है। मान लीजिए कोई प्रश्न इस तरह दिया गया है कि किसी संधारित्र को इतना कूलाम आवेश दिया गया जिसकी धारिता इतनी है, तो उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आवेश दिया गया है, धारिता दी गई है और स्थितिज ऊर्जा
तो इसमें से कौन लगाएंगे? तीसरा। समझ में आ गई बात? तो तीनों का यूज है न्यूमेरिकल में, लेकिन सबसे ज्यादा हाफ CV² का यूज होता है। तो किसी भी संधारित्र की अगर स्थितिज ऊर्जा की बात हो तो आप सिंपल शब्दों में कहें कि सर किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर कोई प्रश्न करे कार्य कौन करता है तो आवेश करता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संधारित्र है, संधारित्र को जब हमने आवेश देना शुरू किया उस समय उसका विभव क्या था? 0। तो जब हमने इसे Q कूलाम आवेश दिया तो उसका विभव 0 से V वोल्ट हो गया। तो औसत विभव हो जाएगा V बाई किया गया कार्य आवेश गुणे विभव, गुणा कर देंगे ये आ जाएगा। बाकी आप समझ रहे हैं सब? ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये स्थितिज ऊर्जा है। अगर मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या लिखोगे? जूल। क्या लिखोगे? जूल। क्यों? क्योंकि देखो जहां ये ऊर्जा लग गया ना तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये भी जूल होगा। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखता हो, ऊर्जा लिखा है तो समझ लो मात्रक का होगा जूल। मात्रक जूल होगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, हेडिंग डालना है संधारित्र, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। हाँ, क्या इसका घनत्व है? देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछता है संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। यही क्वेश्चन है। ठीक है, हमने लिखा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ठीक, और पेपर में आ जाता है संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो बात वही है, ये पूरा क्या है? संधारित्र है। तो चाहे हम कहें संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहें या संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कहें, क्योंकि ऊर्जा कहां संचित होता है? बीच में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कहे या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहे, आप थोड़ा भी डिस्टर्ब ना होइएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होगा क्या? पहले समझो ऊर्जा घनत्व है क्या। घनत्व का मतलब है, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर 50 बच्चे हैं, ठीक है, हमने कहा 100 लड्डू बांट दो, तो एक बच्चे को कितना लड्डू मिला? 2। एक बच्चे को कितना मिला? ठीक, तो जो एक बच्चे को मिला है वो बता रहा है, ठीक है, कि यहां पर कितने लड्डू का वितरण हुआ है। उसी के हिसाब से आप जान गए कि अगर एक को 2 लड्डू मिला है तो उसी हिसाब से कुल लड्डू कितना रहा होगा? 100। ठीक, तो जब भी घनत्व की बात होती है तो एक चीज की बात होती है। अगर इसके बीच ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है, इसका मतलब इसके बीच में जो आयतन है उस एक आयतन में कितना ऊर्जा है। अगर एक आयतन में ऊर्जा ज्यादा होगा इसका मतलब इस प्लेटों के बीच ऊर्जा अधिक होंगे। अगर एक आयतन में ऊर्जा कम होगा तो इसका मतलब प्लेटों के बीच ऊर्जा कम रहा होगा। जैसे हमने अभी कहा कि अगर एक बच्चे को 2 लड्डू मिला और 50 बच्चे हैं, एक बच्चे को 2 लड्डू मिला तो आप समझ गए कितना लड्डू बटा? 100। अगर एक बच्चे को 3 लड्डू मिला तो 150।
एक बच्चे को 4 मिला तो आप देख रहे हैं एक बच्चे को मिले हुए लड्डुओं की संख्या जब बढ़ रही है तो कुल लड्डुओं की संख्या भी, और एक बच्चे को मिले लड्डुओं की संख्या यदि घट रही है तो कुल लड्डुओं की संख्या भी घट रही है ना। उसी तरह से अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच में कुल आयतन क्या हो, भी, कुल आयतन क्या हो, भी हो, हमने कहा इसके एक आयतन में कितनी ऊर्जा है, वही संधारित्र का क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। घनत्व का मतलब ही यही है कि उसमें से एक को कितना मिला, यही घनत्व है। एक को कितना मिला, जैसे हमने 50 में कहा एक लड्डू, एक बच्चे को क्या लड्डू मिला, ठीक, तो ये हो जाएगा लड्डुओं का घनत्व। समझ में आ गई बात। अगर एक को 4 मिला तो 4 हो जाएगा घनत्व, ठीक। उसी तरह से इसके बीच में जो आयतन है उस आयतन में से एक आयतन में कितनी ऊर्जा है, वो ही क्या हो जाएगी, ऊर्जा घनत्व। क्लियर हो गया। तो कहीं भी घनत्व का जब सेंस आए तो समझ लेना एक की बात हो रही है, एक को क्या मिला। अगर ऊर्जा घनत्व तो एकांक आयतन की कितनी ऊर्जा, ठीक है। और कोई घनत्व पूछ रहा है तो वहां पर भी एक को क्या मिला, जो जिसका घनत्व पूछेगा एक को वो चीज कितना मिला है। जैसे हमने कहा लड्डू का घनत्व, तो एक बच्चे को कितना मिला, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक को कितना मिला वही घनत्व को दर्शाता है। तो अगर कहता है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन, एक का मतलब एकांक, उसी को एकांक बोलते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है या एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसी को संधारित्र का क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। किसी संधारित्र के एकांक आयतन को मिली ऊर्जा, या यूं कहें किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा उस संधारित्र की क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी पूछा है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप संधारित्र की ऊर्जा घनत्व डिफाइन करेंगे। किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा उस संधारित्र की क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो नोट करें, किसी संधारित्र के एकांक आयतन की, किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे यू से, स्मॉल यू, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं, माना किसी संधारित्र, 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 माना किसी संधा
में कितने प्लेट होते हैं? दो। तो माना किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। माना किसी संधारित्र के जो प्लेटें हैं ये, इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी। ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक है। माना कोई संधारित्र है, उस संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए और बीच की दूरी डी है। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा घनत्व तो क्या होगा बताएंगे? ऊर्जा घनत्व देखिए, नहीं, वो तो पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, यहां हम ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या होता है? एकांक आयतन की ऊर्जा। ये है ना, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन की ऊर्जा। अब हमें देखना है एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी है। तो समझिएगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच का कुल आयतन मान लीजिए कितना है? भी है। और इस भी आयतन में कुल ऊर्जा कितनी संचित है? इतनी। इतनी ऊर्जा है इसके बीच में। हमको निकालना है ऊर्जा, और ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन की। तो भी आयतन में अगर इतनी ऊर्जा है तो एक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी बताओ? अगर भी आयतन में इतना ऊर्जा है तो एक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी? हाँ, देखो देखो समझो, 50 बच्चों में 100 लड्डू बटा, तो एक बच्चे को कितना मिला? कैसे पता चला? कैसे पता चला? 100 में 50 से क्या किया? पता चल गया ना। उसी तरह यहां देखो, भी आयतन में इतना ऊर्जा है तो एक आयतन में, तो इसमें इससे क्या करेंगे? जैसे यहां किए हो। समझ में आ गई बात? तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी? हाफ सीधी बटे भी। समझ में आई बात? तो ऊर्जा घनत्व तो बराबर हो जाएगा संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल स्थितिज क्या? ऊर्जा। संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल स्थितिज बटा क्या? संधारित्र का आयतन। यही होगा ना, आयतन से ना भाग दिए हो। क्लियर हो गया? ऊर्जा घनत्व बराबर हुआ संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन। कुल ऊर्जा में आयतन से जब भाग दे देंगे ना, तो एक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी वो निकल जाएगी। जैसे 100 लड्डू बटा था 50 बच्चों में, तो 50 से जब 100 में भाग दिया तो एक बच्चे को कितना मिला? पता चल गया ना। उसी तरह से कुल ऊर्जा को उसके कुल आयतन से जब भाग देंगे तो एक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी वो निकल जाएगी। और उसी एक आयतन की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, समझिएगा,
संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा होती है 1/2 CV बटा, समझना, संधारित्र का आयतन, आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे यही होता है ना। तो यहां लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। समझ में आई बात। ये जो A है इसमें लंबाई चौड़ाई आ गया और D क्या हो गई, ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे यानी आयतन हो जाएगा क्या, यही होगा ना भाई। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, तो इस A में लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई है, और D क्या हो गया, इनके बीच की दूरी जो है ऊंचाई हो गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या बन गया, आयतन। तो ये आयतन हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच का आयतन हो गया A इंटू D। क्लियर। यहां पर C क्या है, संधारित्र की, जहां C संधारित्र की धारिता तथा भी प्लेटों के बीच का क्या विभव है। A और D की तो बात हो चुकी है, C और V की बात यहां हो गई। क्लियर। अब देखो, चूंकि C बराबर होता है, C का मान होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई, होता है ना, ये C का सूत्र है संधारित्र की धारिता का। ये मान यहां रख दो तो U बराबर हाफ, C के जगह हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू V बटा, ठीक है, इसे हो गया ना। देखो ये पूरा मान किसका है, C का है, 1/2 तो है, देखो लिखा, C के जगह हमने मान रखा है V स्क्वायर, नीचे AD, केवल C का मान हमने रखा है इसमें। अब है D आ जाएगा नीचे, आएगा ना, तो जब D नीचे आएगा तो U बराबर हो जाएगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बटा AD स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। A से A को धीरे से काट दो, हाँ कट गया कि नहीं कट गया, देख लो कट गया। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट बाय D स्क्वायर आ गया। अब देखो V का भी मान आपको पता है, कैसे है देखो, V बराबर होता है E इंटू, नहीं होता है, ED होता है ना, तो V का मान यहां रख दो, तब U बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, V स्क्वायर है तो रखोगे तो E स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या आएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर को धीरे से काट दो, नीचे का काम तमाम। अब देख लो, अब क्या आया, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E, यही हो गया संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। यही प्रश्न पूछता है, किसी संधारित्र के लिए इतना सिद्ध कीजिए। तो जब आपको पता रहेगा कि यह सूत्र संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का है, तभी तो इसको सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो फिर घूमते रह जाएंगे कहां से आया है। और जैसे आपको पता चल गया कि ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो आपको फट देना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, आप लिख लेंगे। तो इसको दिमाग में रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है।
अब एक चीज और देखिए, अगर इसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा हो तब ऊर्जा घनत्व तो क्या होगा? तो बस यहां क्या बढ़ जाएगा? के बढ़ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो कई बार फॉर्मूला ऐसे पूछता है, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यदि प्लेटों के बीच के प्रवैधुतांक का माध्यम भरा हो तो U बराबर यानी ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और यदि नहीं भरा है तब ये रहे। क्लियर? तो ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व उस संधारित्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।